बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शरासी। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करें, 47 के बाद से कभी शायद ही कुछ ऐसा अरसा कोई गुज़रा होगा जब पाक भारत कशीदगी ना हुई हो, या पाक भारत जो आपसी ताल्लुकात हैं उनमें तनाव ना पैदा हुआ हो, या पाक भारत के मामलात बहुत बेस्टीज़ की तरह चल रहे हों। इस तरह के वाक़यात कभी भी हमने नहीं देखे हैं जिसमें कशीदगी में कमी आई हो। ये बहुत ही कम हमने देखा है। बाज़ मौक़े ऐसे आते हैं कि जिसमें एक जंगी जुनून इंडिया की जानिब से लगता है कि अपने अरूज के ऊपर है, और ये कभी कभी नहीं बल्कि हर दूसरे तीसरे साल एक ऐसी ही सिचुएशन किसी ना किसी एंगल से पैदा कर दी जाती है। नाज़रीन, पिछले 15-20 सालों का ही अरसा अगर हम देख लें तो 9/11 के वाक़यात के बाद वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज लेकर आ गए थे पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए और दबाव डालने के लिए। उधर से चूँकि 9/11 का वाक़या हुआ था, कुछ अमेरिका की जानिब से भी दबाव था, प्रेशर था, तो उधर से इंडिया ने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये सारी सूरत हाल, जब भी कोई इस तरह का वाक़या आता है, इस तरह की सूरत हाल आती है, तो इंडिया अपने ताईं कोई कसर छोड़ता नहीं है। नाज़रीन, पुलवामा का अटैक हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी पर भी तैयार था इंडिया, और कुछ मज़ीद इल्ज़ामात लगाकर जारियत पर भी आमादा था उस वक्त। लेकिन पाकिस्तानी जवाब जो मिला था उससे उन्होंने वापसी की राह जो है वो इख्तियार की और बालाकोट आकर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने जब उसके जहाज़ मार गिराए, फिर शर्म उनको तो फिर भी नहीं आई, और वो कभी आते भी नहीं है। खैर, ये कहना तो एक मायूब सी बात है कि उनको कभी आ भी जाएगी, ये नहीं आती उनको, और फिर वो अपने उसी दावे पर कायम रहे। अभी भी कुछ सूरत हाल वैसी ही है नाज़रीन। अगर ओवरऑल देखें जो कुछ हुआ पहलगाम के अंदर, पाकिस्तान कहता है कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार होगा तयन हो जाएगा, और जिसका तयन होगा, जो ज़िम्मेदार होगा, ज़ाहिर सी बात है उसको फिर देख लेंगे उसके हिसाब से। लेकिन उसकी जाने की बजाय, उसको मामले को सुलझाने की बजाय, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाने की बजाय, इन्वेस्टिगेशन करवाने के बजाय, इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान ने ही किया है, और पाकिस्तान के ऊपर बरहरास्त जारहाना कार्रवाइयों का वो आगाज़ कर भी चुके हैं। कल हमने देखा था कि चनाब का पानी उन्होंने रोक लिया था। 24 घंटे पानी रोकने के बाद अचानक से उन्होंने चनाब का पानी छोड़ दिया। नाज़रीन, बहुत सारे इक़दाम के साथ साथ आबी जारियत एक स्टेप आगे जा चुकी है। अभी मैंने चनाब के पानी की बात की है, कभी दरिया चनाब का पानी रोक लेते हैं, कभी ओवरफ्लो हो जाता है। क्या ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको उसने जिस तरह से मुअत्तल किया है, अब जो सूरत हाल है, क्या भारत इतनी आसानी से इससे निकल सकता है? आलमी क़ुव्वतें भी बीच में आ गई हैं। इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा 20 साल से का किरदार अदा करने को तैयार है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपको हमें ज्वाइन करने के लिए। नगमाना हाशमी साहिबा हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपको स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। अख्तर ज्ञानी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नगमाना हाशमी साहिबा से जानते हैं। नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, बहुत सारी चीज़ें बहुत हैं शुक्रिया जिसका आपने मुझे मदऊ किया। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम जिस पे बराबरी पे पाकिस्तान ने जवाब दिया है, मगर मतलब अगर वो कहते हैं कि हमने रास्ते बंद कर दिए, तो पाकिस्तान ने भी उसका ठोक के जवाब दिया, रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने सफारती हमले की बात की, हमने भी उसी तरह, उसी सेंस में उनको उसी तरह का जवाब दिया। लेकिन अब उसी तरह सफारती हमले पर भी इकदाम हमने कर लिए। लेकिन अब जो भारत ये जो आबी जारियत कर रहा है, कभी पानी रोक लेता है, कभी पानी छोड़ देता है अचानक से, अब वो अगर पाकिस्तान पे किसी तरह का स्ट्राइक करता है या हमला करता है, तो अब फिर हम भी उसी तरह से जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी अब देखिए, अब जब से ये वाक़या हुआ है पहलगाम का, हम इस पे काफ़ी तफ़सील से हर चैनल पे बात भी हो चुकी है। आज तो कौमी असेंबली में भी आपने देखा, बहुत अच्छी इसके ऊपर डिबेट हुई है, बिल्कुल। और इस मौके के ऊपर किसी के भी 2 ओपिनियंस नहीं हैं। हम्म। पूरी कौम जो है वो इस दफ़ा एक ही पेज पे है। वो चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या हमारी डिप्लोमेटिक लीडरशिप हो, या हमारी फ़ौजी लीडरशिप हो, सब, और या हमारी अवाम या जर्नलिस्ट हो, सब एक ही पेज पे है कि ये बहुत ही गलत तरीका है बिहेवियर का इंडिया का। बट वी नो कि वो इसी तरह की हरकतें करता है। जब भी उसको अंदर से प्रेशर हो या बाहर से प्रेशर हो, वो इस तरह की हरकतें करता है।
सकता है। हमारा मौक़िफ़ बहुत ही वाज़े है कि हम कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी भी किस्म की जारहियत फ़ौजी उन्होंने करने की कोशिश की, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ अवेयर, और इंडिया को भी बहुत अच्छी तरह इस बात का इदराक है कि हमारे पास वो हर कैपेबिलिटी मौजूद है जिससे हम उसका बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। और हमने बिल्कुल बड़े खुले अल्फाज में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दिया है और इंडिया को भी बता दिया है कि पानी वो अगर हमारा बंद करेंगे तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। और लेकिन वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हम इंडिया नहीं है, हम नी जर्क रिएक्शंस नहीं शो करते। हम बहुत एक मैच्योर, इस वाकये के बाद आप देखें तो हम बहुत एक मैच्योर, यूनाइटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंट मुल्क के इमर्ज हुए हैं कि हमारा एटीट्यूड भी सोबर है और हमारा पीस ओरिएंटेड एटीट्यूड है। और हम ना अपने आप को खतरे में डालना चाहते हैं, ना रीजन को और ना पूरी दुनिया को। तो देखिए, आपका जो सवाल था कि क्या ये हम पे हमला करेंगे, तो हम भी करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे, उससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां तक पानी का सवाल है, तो देखिए कल भी मैं डिफरेंट चैनल्स पे यही बात कर रही थी कि पानी रोकना इतना आसान नहीं होता। उनके पास कौन से 10 डैम्स बने हुए हैं इन दरियाओं के ऊपर जहां वो अनलिमिटेड पानी स्टोर कर लेंगे। अगर वो पानी बहुत ज्यादा रोक भी लेते हैं, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल लॉ को भी आप छोड़ दें, आप उनकी हकदर्मी को भी छोड़ दें, आप इंडस वाटर ट्रीटी को भी छोड़ दें, तो वो पानी जमा कहाँ करेंगे? सबसे पहले उनके यहाँ सैलाब आएगा, बिल्कुल उनका दुरुस्त कह डैम रहे हैं। डैम उठेगा। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हैविंग सेड दैट, इट इज आल्सो वेरी क्लियर कि जी वो रॉन्ग साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि देखिए लोगों की बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी पे सॉर्ट ऑफ फोकस्ड है। लेकिन और मैकेनिज्म्स भी हैं जो इन वाटरवेज को और वाटर शेयरिंग को कि इंटरनेशनल जो उनका लॉ है, जिसमें आप देखिए हेलसिंकी एकॉर्ड्स है, जिसमें बहुत जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साइन किए हुए हैं, जिसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जी अपर राइपीरियन स्टेट्स के क्या वो है फराइज हैं और हक है, और लोअर राइपीरियन स्टेट्स का क्या है, वो भी हमारे पास मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट नेशंस का के चार्टर का चैप्टर 2 का पॉइंट 4 भी वाटर इश्यूज से डील करता है, तो हम वहां भी ये अपना मुकदमा ले जा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। हम इंडिया के पास इस वक्त ऑप्शंस बहुत कम है। वो पानी रोकेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, नहीं रोकेंगे तो उनकी फेस सेविंग कोई है नहीं। उन्होंने एक दफा रोक के देख लिया ना, 24 घंटे में फिर खोलना पड़ा, बिकॉज इंटरनेशनल प्रेशर भी है। दे नो कि वो ये नहीं कर सकते, और एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसपे हम उसको चैलेंज करेंगे, हम हर जी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज जी, करेंगे। बिल्कुल आप और दुरुस्त कह रही अगर हैं। उन्होंने जी किसी भी किस्म की फौजी जारहियत की कोशिश की, तो पूरी कौम, including the generalists and the analysts and people like us and everybody, will be standing behind our armed forces, because ये हमारी existence का सवाल है बिल्कुल और दुरुस्त कह रही हैं हम मैडम। जी जी, बिल्कुल उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। मैं आपकी जब दोबारा आती हूँ, मैं ब्रिगेडियर साहब से जान लूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब से उनका पॉइंट भी जानूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अमरीकी नायब सदर के बयान के बाद वहाँ एक सूरत हाल है, इससे तासुर भारत में ये दिया जा रहा है कि ख़ास तौर पे भारतीय कनेक्टेड लोग जो डिप्लोमेटिक एरियाज़ के अंदर हैं, वो कहते हैं कि एलओसी के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से तो या उधर अटैक करना या उधर जारियत करना फिर तो खुली जंग है ना, खुला ऐलान जंग है। जैसे कि पहले वो आए थे बालाकोट, उन्होंने हमला किया और हमने दूसरी जानब जाकर उसका ज़बरदस्त जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया और फिर वो खामोश हो गए। ये इस तरह की कैफियत है, क्या उसको एंटिसिपेट किया जा सकता है? जी बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहे हैं, और अगर उन्हें कुछ करना है, जो उन्होंने करना है, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की जो प्री कंडीशंस होती हैं और जो उसके पैरामीटर्स होते हैं और जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो तो फिर दुनिया के अंदर बहुत बड़ी आवाज़ आती है ना, तो क्योंकि जितने दुनिया के कवानीन हैं, यूएनओ के कवानीन हैं,
उसमें आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेस बना के इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये उनको भी पता है और दुनिया को भी पता है। अब बात जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जनरल काउंसिल में जो कल एक बंद कमरे में इजलास हुआ है, जिसका एलामिया तो कोई जारी नहीं हुआ, लेकिन एक वो मिडल ईस्ट के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उन्होंने जो मिनिस्ट्री और पैसिफिक अफेयर्स की थी, उनका जो बयान आया वो उन्होंने ये कहा है कि जी हमने दोनों मुल्कों को कहा कि आप जो अमन है, पीस बिल्डिंग और रेजिलियंट रह के आपस में किसी भी किस्म की चपकड़ी से हट के अपने मामला को तय करें। अब दुनिया यही कह रही है और पाकिस्तान भी बारहा यही कह रहा है कि जी हम जंग नहीं चाहते, और कहना भी यही चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो कहीं भी मसाइल का हल नहीं है। जंग हो तो जाती है, जंग शुरू करना भी बड़ा आसान है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, एक लीडर कत्ल हुआ था ऑस्ट्रिया का, उसके कत्ल होने पे जंग शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए उसके अंदर कितने लोग हैं जो वो मरे और कितने लोग ने अपनी जान से हाथ धोए और नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी। तो जंग आखिर में क्या हुआ? आखिर में तो टेबल पे बैठना पड़ा, लड़ाई लूट के मुल्कों को तबाह करके फिर जर्मनी 500 में तकसीम हो गया। तो बात यह है कि इस किस्म की चीज़ों पे तो रैशनल बनता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है जो क़यादत है वो दहशतगर्दाना, मक्कारी, अय्यारी, फरेबकारी, आप जो नाम दुनिया की जलालत के लफ्ज से जो नाम दे सकती है ना, वो नाम आप नरेंद्र मोदी और ये जो अमित शाह और इस किस्म के टुकड़े टुकड़ों को दे सकती है। तो वो किस चीज पे बात कर रहे हैं, हमने उस चीज को नजर में रखना है। वो बात बार उनका यही है कि एक दिन उसने आर्मी चीफ को बुला लिया, एक दिन एयर चीफ को बुला लिया, और आपको याद है जब एयर चीफ को बुलाया तो अगले दिन रात को 4 रफेल तैयारे हैं उनको उन्होंने टेक ऑफ करा दिया। वो फिर पाकिस्तान के अपना जो एयरफोर्स की जो एसएफ थे उन्होंने उसको चेकमेट किया। तो उसके बाद उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि उसने कहा कि जी मेरे पायलट जो हैं वो रफेल हैंडल करने के काबिल नहीं है। तो मेरा जो चीज़ें जो जेस्चर्स आ रहे हैं, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उसमें तो मुझे मेरी कैलकुलेशन ही कहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ करेंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बड़ी वल्नरेबल है। लाइन ऑफ कंट्रोल बाद पोस्टें ऐसी हैं हमारी जो वल्नरेबल हैं, बाद उनकी पोस्टें बड़ी वल्नरेबल हैं, बाद ऐसी पोस्टें हैं जो स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस में है कि आप पत्थर फेंकें तो एक दूसरे पे चले जाते हैं। और वो पूरी आपकी नीलम वैली में भी, आपकी दीपा वैली में भी, फिर ये नीचे बटल सेक्टर में भी, फिर आपका पुंछ सेक्टर में भी, सारे इन सेक्टर में पोस्टें जो हैं वो उनकी भी वल्नरेबल है, हमारी वल्नरेबल है। तो अगर इस किस्म की वो कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो साफ जाहिर है वो जो नियरेस्ट पोस्ट है या कोई ऐसी अनयूज पोस्ट है उसके ऊपर वो जरूर करेंगे। उसके बाद वो अपने मीडिया पे जो उनकी आदत है कि जब आपको पता है वहाँ पे एक रॉ के अंदर एक मीडिया प्रोटोकॉल सेक्शन है, और जब भी वो कोई बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस टीवी को, एनडीटीवी को और जितने लूप टीवी हैं सबको वो अपना लाइन में लेते हैं और फिर उनको डायरेक्ट करते हैं कि आपने 36 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये नैरेटिव चलाना है, इस चीज को डेवलप करना है। और इंडिया मीडिया उस पर लग जाता है। और आपने पिछले दिनों उनका कैरेक्टर भी देख लिया। और आपको पता है दुनिया में अल जजीरा ने उसके ऊपर फिल्म चलाई थी जिन्होंने कहा था कि ये तो वॉर मॉन्गर्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, झूठ बोलते हैं, कमीनगी करते हैं। यानी वहाँ पे एक ऐसा भी एंकर है जिसने काबुल में एक होटल के ऊपर छड़ा फ्लोर बना दिया था। तो ये जो चीजें जितनी हो रही है इसमें, लेकिन भारत पाकिस्तान अपने गार्ड जो है वो एक्टिवेट किए हुए हैं। हमने कोई ऐसी आउट ऑफ द रैश या आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लॉयमेंट तो नहीं की है, क्योंकि जरूरत नहीं है। हमने जब उनकी 2.5 वॉर डॉक्ट्रिन और जब उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनी थी तो उस वक्त हमने बहुत सारे अपने टेंटिकल्स फॉरवर्ड प्लेसिंग कर दी थी, जिनका बॉर्डर से फासला जो है वो इतना है कि आपको ट्रेवल करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो पाकिस्तान नेचुरली, और अगर एयर में होगा तब भी देवी। तो बात ये कि हम जब फिर वो बारहा में ये कहता हूँ, बीइंग अ मिलिट्री मैन भी मैं ये कहता हूँ कि वी डोंट वांट द वॉर टू हैपन बिकॉज वी डिस्ट्रॉयज बोथ द कंट्री। इंडिया के अंदर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट देखिए 48% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर। आप देखिए उनके अपने लोग कहते हैं कि हमारे 10 करोड़ लोग हैं जो 1 किलो आटा खा के सोते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है। साउथ एशिया इन टोटो दुनिया का गरीब तरीन इलाका ये बनता है। तो पाकिस्तान में भी साफ जाहिर है जो मरने वाला तो आम आदमी होता है ना जंग के फकेट में, या फौजी होते हैं जो फ्रंट पे खड़े होते हैं, या वो होते हैं जो नेवी में होते हैं, एयरफोर्स, तो उसके साथ जो सेकंड लाइन फोर्सेस भी आपके
तो वो उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो होती है वो कैटास्ट्रॉफिक होता है, वो डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड इफेक्ट होता है, तबाही ओरिएंटेड इफेक्ट होता है। तो लेकिन अगर वो आपके ऊपर फोर्स कर दिया जाए तो फिर तो यूएनओ भी कहती है, यूएनओ का आर्टिकल 51 कहता है कि जी फिर अपनी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल अगर इम्पोज किया जाएगा तो फिर हम वो जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं, तो फिर डेफिनेटली वो होगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी दरियाओं का पानी आखिर गया कहाँ? 24 घंटे रोका ना चनाब का पानी, दूसरे झेलम के पानी के हवाले से भी है कि वहाँ पे भी कुछ कमी बेशी हुई थी। अब इसमें सवाल है कि क्योंकि वहाँ चंद घंटे 6-7 घंटे से ज़्यादा वो पानी भारत रोक नहीं सकता, 24 घंटे उसने पानी रोका। अब अगर हिस्ट्री को देखें तो भारत ने ये पानी रोककर कहीं जैसी बात है बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, कहीं अपने किसानों के लिए तो नहीं पानी का रुख मोड़ दिया या किसानों को पानी तो नहीं दिया, क्योंकि भारत की जानिब से गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास ना होने देना और पाकिस्तान को इस अरसे के दौरान भारत जाकर भारतीय मनसूबों का मुआयना करने का मौका भी ना मिलना शकूक व शुबहात को जन्म तो देता है और सवालात भी खड़े करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पानी का मसला तो ये कोई नया मसला नहीं है, पहली बात तो ये है। और ये सारी दुनिया के माहिरीन जो हैं उन्होंने इस मौजू पर कम व बेश गुज़िश्ता जो 48-36 घंटे गुजरे हैं उन्होंने दे दी है अपनी कि पानी की मिकदार को फ़्लो से रोकना मुमकिन नहीं हुआ करता, ख़ास तौर पे मौसम गर्मा में। बर सग़ीर पाक व हिंद में जिस तरह की गर्मी जी बिल्कुल होते हैं और वहाँ जो ही 38-39 डिग्री टेम्परेचर होता है जो कि पहुँचने वाला है और कई जगहों पे पहुँच भी चुका है दरमियान में। और जब वो पानी आना होता है तो उसको खा वो भारत हो या वो पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क उस पानी को नहीं रोक सकता। उस पानी ने फ़्लो करना होता है, एक ये कुदरती प्रोसेस है, ये कुदरती प्रोसेस हो। हाँ, अब मौसम सरमा में जब बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, पानी जमना शुरू हो जाता है, झीलें जम जाती हैं, ग्लेशियर जिस तरह भी जैसी हालत में होते हैं वो जम जाते हैं, तो उसमें ये कहा जा सकता है जी कि पानी नहीं आ रहा, तो चलें जी वो एक भारत को शायद क्रेडिट मिल जाता अगर सर्दी होती कि जी इसने पानी रोक लिया है। तो अब तो कम से कम ये सूरत हाल नहीं है। बिलखसूस जो है ना हमारे जो दरिया हैं जिसमें ये झेलम चनाब और ये सिंध हैं और दरिया नीलम हैं, इसमें अगर वो कोई करता भी है ऐसी कोशिश जो कि उसने की भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 8-10-20 घंटे के अंदर जो है ना उसके बाद उस पर काम करना मुमकिन नहीं रहेगा। ता वक्त यह कि कोई बहुत प्रॉपरली कोई डैम्स भी जो है ना बना लिए जाएँ जो कि नहीं बनते इतनी जल्दी। और दूसरा आपका सवाल था कि किसानों को दे दिया जाए, तो देखिए किसानों को पानी जो है ना वो बिल्कुल एंड पे जाके मैदानी इलाकों में मिलता है, दरमियान में किसान नहीं होते हैं। तो ये इतना आसानी से मुमकिन नहीं है कि आप उठा के पानी को किसी जगह उठा के तो कहीं पे फ़ौरन किसी और को दे दें या किसी को दे दें। हाँ, इसमें हो सकता है कि इसमें ये आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी कुछ मिस कैलकुलेशंस हैं जो डैम्स के बारे में कह लें, जो कुछ हमारी नहरों के बारे में कह लें कि हम समझते हैं जी कि नहरें और डैम बनेंगे तो शायद इससे पानी जो है ना वो कोई कहीं और चला जाएगा। हालांकि वो तो पानी लाने का और पानी को बहाने का ज़रिया होते हैं, कभी भी वो या स्टोरेज का एक ज़रिया होते हैं, वो पानी कंज्यूम करने का एक ज़रिया नहीं होते हैं। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन सी है पाकिस्तान में कि जी डैम बनेगा तो शायद पानी चला जाएगा कहीं। पानी कहीं नहीं जाता, बल्कि डैम जो है ना वो पानी बचाता है। वो पानी जो सैलाबों की नज़र हो जाता है, तबाही में जाता है, गांव के गांव, गोठ के गोठ, देहात के देहात जो है ना वो आपको पता है ये जून जुलाई और अगस्त में ये 3 महीने जो होते हैं ये बड़ा बदतरीन किस्म के सैलाब आते हैं। और 2010 में भी पाकिस्तान में एक ऐसा सैलाब आया जिसने पूरी दुनिया की जो है ना वो तवज्जो अपनी तरफ और मबजूल कर ली। और जो एक एस्टिमेट लगाया गया था वो $30 अरब का था कि लॉस हुआ हमें। तो ये इस तरह का, और वो पानी समुद्र में एंड में गिर जाता है। तो अगर नहरें बनी हों और अगर डैम्स बने हों तो वो कोई मुश्किल नहीं होती उसमें करने की। और बाकी रह गई, अब भारत की तरफ वापस आते हैं। देखें ये जितना भी ये मौजू है ना इसमें अब गर्मा गर्मी की जो है ना वो लहर ज़रा कम होनी चाहिए। दुनिया में साबित हो गया है कि बातों और दलाइल में पाकिस्तान ऊपर है इस वक्त इंडिया से। वो इंडिया इसमें जी नहीं सकता। अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि सुकून से जायज़ा लिया जाए कि हुआ क्या है और करना क्या है। ये तो हम कह रहे हैं ना, भारत तो इस ऑप्शन की तरफ आ ही नहीं रहा। जी, भारत ने तो इस ऑप्शन की तरफ क्यों आना है? उसको तो जरूरत नहीं। इससे जायजा कौन लेगा? नहीं, हमने लेना है ना जी, हमने बताना दुनिया। देखे ना, एक पहली बात तो ये है कि आप पहलगाम की शुरू कर लेते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क नहीं है अमेरिका, कनाडा या उसकी तरह के जहाँ किसी बंदे ने को फायरिंग कर दी तो वो जनाब यहाँ कोई हादसा वाकया हो गया तो वो तो अभी आप भारत की अभी हिस्ट्री निकाल लें, ये पहलगाम वाकये के बाद बेशुमार कत्ल हो चुके हैं।
बेशुमार तशद्दुद के वाक़यात हो चुके हैं, मुसलमानों ईसाइयों के साथ ज़्यादती के इन्हीं दिनों में ज़्यादती के वाक़यात हो चुके हैं, सिखों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हो चुके हैं, पुलिस की जानिब से बेशुमार लोगों के साथ वाक़यात हो चुके हैं। और वैसे भी जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वो एक ऐसा खिता है जहाँ ये 80,000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुके हैं, शहीद कर चुके हैं। 70,000 औरतों की जो है ना असमत धरी हो चुकी है। नौजवानों को वो जो है ना वो उनकी आंखें ज़ाया चले गई हैं, वो उनको तशद्दुद और उनके साथ जो है ना उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात छोटे से एहतजाज पर या किसी थोड़े से शकूक व शुबहात पर जो रियासती जराइम होते हैं वो भारत ने किए हैं। तो भारत तो ये किसी सूरत कह ही नहीं सकता कि ये हमारे पास जी को कत्ल हो गया बंदा तो हमें जनाब पाकिस्तान ने आके ये कत्ल कर दिया है। तो वहाँ तो ये एक आम सी चीज़ है। पहली बात तो ये है, इसलिए इस पर एहतजाज का मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि इस एक बारीक सा नुक्ता ज़रूर है, लेकिन देखें कि क्या भारत ऐसा मुल्क है कि जो किसी शख्स के कत्ल होने पर वो भी पब्लिक में से कोई ऐसे को बड़े फिगर्स नहीं है। ऐसा किया ना डॉक्टर साहब, हमारे पास तो हिस्ट्री रही है हर चीज़ का इल्ज़ाम वहाँ पे कोई मेरे ख्याल में कबूतर भी जाके उनकी मर्ज़ी के बगैर फ्लाई कर ले तो वो उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं कि ये भी इन्होंने जासूसी भेजा हुआ है। नगमाना साहबा से जानते हैं। नगमाना साहबा, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की शिमला माहदे के हवाले से। अगर हम शिमला माहदे को ख़त्म कर दें तो उसका आपको नहीं लगता कि इस सेंस में नुकसान भारत को हो सकता है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल सीज़ फायर लाइन में तब्दील हो जाएगा? मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त स्टेटस है लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं दोनों ममालिक पे, जिसकी वजह से LOC को वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन शिमला माहिदे से निकलने के बाद फ्री फॉर ऑल और कश्मीर पर नो मोर डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो एक लेबल है वो ख़त्म हो जाएगा। जिसने इधर उधर जाना है वो जा सकता है। फ्री फॉर ऑल जैसे मैंने अभी कहा वो हो जाएगा। इससे भारत को नुकसान होगा? देखिए, शिमला मुआहदा जो है उसकी बेसिस के ऊपर अभी हमारे सारे रिलेशनशिप जो फाउंडेशन है वो उसके ऊपर बनी हुई है और उसमें बेतहाशा और नुकात हैं जिसके जो बायलैटरल रिलेशंस को गवर्न करते हैं। तो किसी भी इस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल एग्रीमेंट को की धमकी भी नहीं देनी चाहिए किसी को भी, जैसे अभी इंडिया ने दी है कि जी हमने तो उनको कहा है वी रिजर्व द राइट कि अगर आप इस तरह करेंगे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी अव्वल तो आप कर नहीं सकते, लेकिन ये ना भूलें कि देन वी हैव द राइट टू रिवोक ऑल बायलैटरल एग्रीमेंट इंक्लूडिंग शिमला। हमने ये नहीं कहा कि हमने कर दिया और वो हमने कहा वी रिजर्व द राइट। तो हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब डिबेट को थोड़ा सा मैच्योरिटी, हमने तो खैर पहले ही मैंने अर्ज किया कि बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, हमारे मीडिया ने भी बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, लेकिन अब ये हमारा टाइम है कि हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करके और आगे की तरफ निकले। ये हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो खुद मोदी साहब ने हमें दे दी है कि इस वक्त इंडिया की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल अरीना में बहुत कम है। खास तौर पे उन्होंने जो इंटरनेशनल टेररिज्म किया कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया ने उनके 4 डिप्लोमेट्स निकाल दिए। तो देखें इस वक्त उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। तो हमें चाहिए कि हम एक तो जो हमने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है हम उसके ऊपर डटे रहें और हम किसी तरह भी कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर न शो करें, बिकॉज वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और बहुत कॉन्फिडेंट है। और इसलिए हमें बिल्कुल थोड़ा तहम्मुल से सोचना चाहिए और बहुत स्ट्रेटेजिकली इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। नगमाना साहब, आपकी बात दुरुस्त है। एक और सवाल, चूंकि आप साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, मुझे बताइएगा कि अभी ये जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की है, ये भारत को जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात की थी, इन्वेस्टिगेटर्स की बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट से, वो उस ऑप्शन की जानिब आ नहीं रहा। अब सालसी के ऑप्शन में ऑफर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? देखिए, जब आप कहते हैं हम मीडिएशन करते हैं
तो मीडिएशन में जब कोई आदमी पड़ता है, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे ईरान हो, चाहे और फ्रेंडली कंट्रीज हो, तो देखिए उसमें हर ऑप्शन आप सामने रखते हैं। एक कंट्री भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती है, एक्सट्रीम दूसरी भी रखती है, फिर नेगोशिएशंस होती हैं और देखा जाता है कहाँ बात निकलेगी। हमें बिल्कुल फर्म रहना चाहिए कि जी हम कहते हैं आप न्यूट्रल करवा लें, हमने ऑलरेडी ऑफर किया है कि 2 मुल्क आप अपनी चॉइस के रख लें, 2 हम अपनी चॉइस के रख लें, एक जो दोनों को कबूल हो, एंड लेट्स गो इन फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो जाहिर सी बात है इंडिया को नहीं सूट करता, बिकॉज ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया है। तो जाहिर सी बात है वो इसकी तरफ तो आना नहीं, जितना वो इससे भागेगा उतना उसका जो ये नैरेटिव है कि ये पाकिस्तान ने किया है वो वीकन होता है। और दूसरा प्लीज ये भी आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त दुनिया का स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल फिजा कैसी है। देखिए इस वक्त ना चीन, ना अमेरिका, ना रूस, ना यूरोप, कोई भी इस वक्त ये नहीं चाहता कि एक और जो है जंग शुरू हो जाए और 2 एटॉमिक पावर्स के अंदर ऐसे खित्ते में जो कि स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली एंड लॉजिस्टिकली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और खास तौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में जो आप तो खैर बहुत छोटी हैं, आपको तो नहीं, बट वी ग्रू अप, ब्रिगेडियर साहब वुड रिलेट टू दैट, डॉक्टर साहब वुड रिलेट टू दैट, कि हम तो बड़े हुए हैं ये सुन सुन के कि जी द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अटलांटिक से उठ के पैसिफिक में आ जाएगा। अल्लामा इकबाल साहब ने भी 1933 में अपनी नज़मों में कह दिया था। तो इट्स नथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट। लेकिन अब हम जिस एरा से गुजर रहे हैं वो हमने अपने लाइफ टाइम में अब देख लिया है कि दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन। तो जाहिर सी बात है उस अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इस वक्त मल्टीलैटरल वर्ल्ड की एक इमर्जेंस हो रही है और चाइना की रिसर्जेंस हो रही है और उनका राइज हो रहा है, वो सारा फोकस कहाँ आएगा? वो आएगा इंडो पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में आएगा और इंडियन ओशन में आएगा। लेट मी पुट इट दैट वे, द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो वहां आएगा। तो उस तनाजुल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली भी, लॉजिस्टिकली भी और हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क बन के सामने उभर रहा है। दूसरा बात यह है कि चाइना और रशिया इस वक्त दोनों हमारे दोस्त हैं। चीन तो हमेशा ही से हमारा दोस्त था और बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, और उन्होंने जिस किस्म का स्टैंड इस इशू पे लिया है और जिस किस्म की सपोर्ट का ऐलान किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में किसी को या पूरी दुनिया में किसी को ये शक नहीं होना चाहिए, जितना मर्जी वो प्रोपेगेंडा करें कि जी हमारी कूलिंग डाउन हो रही है, हमारा एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। हम आयन ब्रदर्स हैं और हमने, चीन ने बड़े खुले अल्फाज में ये कह दिया है। तो देखिए इस वक्त क्या, और रशिया ने भी, जो इंडिया का पुराना नेचुरली उनका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, रशिया भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। रशिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट अटैक करवा दिया, रशिया भी उन्हें कह रहा है कि आप ये न कीजिए। वेस्ट सारा उन्हें कह रहा है। अमेरिका इटसेल्फ, वो तो चाहते यही थे कि जी वो जेडी वैंस जो हैं वो क्योंकि हम इंडिया में आए हुए हैं, वो इंडियन सरजमीन पे बैठ के ये कह दें कि देखो जी इनके साथ जुर्म हो गया है और विद इंडिया और पाकिस्तान को कंडेम करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे नाकिस राय में आई थिंक मोदी साहब ने अपना एक जो उनका ईगो है और एक जो वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझने लगे हैं और ये समझने लगे हैं कि इंडिया कैन नाउ डू एनीथिंग, हम बहुत बड़ी पावर बन गए हैं, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उनके फॉरेन ऑफिस ने भी, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने भी, कि उन्होंने जो दुनिया का रुख और फिजा है और जिस रुख हवा चल रही है
उसको उन्होंने रीड करने में गलती की है। रीड करने में गलती की है। आप आपका कहेंगे कि जी पाकिस्तान जी ने हमें मार दिया और सारी दुनिया हमारे पीछे आ जाएगी। वो बिल्कुल, आप नहीं सही हुआ कह रहे हैं कि और वो होगा उनको नहीं। ऐसे लग रहा था कि वो एक बयानिया जो है वो फ्लोट करेंगे और उसको फ़ौरन से बाय कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ब्रिगेडियर साहब से जानेंगे कि ये जो इस वक्त एक न्यू ग्लोबल इन्वायरमेंट है, गाज़ा के हवाले से भी, इसराइल के हवाले से भी, इंडिया की भी ज़ाहिर सी बात है, नेतन्याहू की जो सोच है वही इस वक्त मोदी की भी, मोदी सरकार की भी वही सोच है, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा मौजूदा सूरत हाल में इस केस पर, एक ब्रेक के बाद।